नमस्ते। आज मैं आपको 171 पेज नंबर 171 का वाचन करूँगी और 170 तक का अभी तक हमने यूट्यूब पर वीडियो लोड कर दिए हैं। तो आशा है आपने सुनी होगी, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, आपके एग्ज़ाम में उपयोगी होगा। तो 171 पेज नंबर का वाचन करने जा रही हूँ गोदान का। हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही है, हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही है और समझ रही है कि यही सुख का स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। मिसेस खन्ना ने मालती की ओर सगर्व नेत्रों से देखा। मालती ने गर्दन झुका ली। खुर्शीद बोले, अब कहिए। मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है। और मुंह पर बिजली संपादक ने नाक सिकोड़ी। अब वह दिन लद गए जब देवियां इन चकमों में आ जाती थीं। उनके अधिकार हड़पते जाओ और कहते जाओ, आप तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं, माता हैं। मेहता आगे बढ़े। स्त्री को पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म में रत देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में स्त्री के कर्म करते देखकर। मुझे विश्वास है कि ऐसे पुरुषों को आप अपने विश्वास और प्रेम का पात्र नहीं समझती, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती। खन्ना के चेहरे पर दिल की खुशी चमक उठी। राय साहब ने चुटकी ली। आप बहुत खुश हैं खन्ना जी? खन्ना बोले, मालती मिले तो पूछूं, अब कहिए। मेहता आगे बढ़े। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुष के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता है। हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता है। अगर हमारी देवियाँ सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उससे समाज का कल्याण न होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी दानवी कीर्ति को अधिक महत्व दिया। वह अपने भाई का स्वच्छत छीनकर और उनका रक्त बहाकर समझने लगा कि उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त में सिरजा और पाला, उन्हें बस बम और मशीन नगर और शास्त्रों टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उनके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपने आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती हैं, तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार में रोंगती प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। देवियों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस दानव लीला में सहयोग देकर इस संग्राम क्षेत्र में उतरकर संसार का कल्याण करेंगी? मैं आपसे विनती करता हूँ कि नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए। आप अपने धर्म का पालन किए जाए। खन्ना बोले, मालती की तो गर्दन नहीं उठती। राय साहब ने इस विचार का समर्थन किया। मेहता कहते तो यथार्थ ही है। बिजली संपादक बिगड़े, मगर कोई बात तो नहीं कही। नारी आंदोलन के विरोधी नहीं उटपटांग बातों की शरण लिया करते हैं। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार ने उन्नति की है। संसार ने उन्नति की है पुरुष से, पराक्रम से, बुद्धि से, बल से, तेज से। खुर्शीद ने कहा, अच्छा सुनने दीजिए, यह अपनी ही गाया जाएगा।
मेहता का भाषण जारी था। देवियों, मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियाँ हैं, समान प्रवृत्ति है और उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य ही मैं कल्पना नहीं कर सकता। यह वह असत्य है जो युग युगांतर से संचित अनुभवों को उसी तरह ढक लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किया देता हूँ कि आप इस जाल में ना फंसें। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूँ उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरह और नारियों का त्याग एक तरफ। तालियां बजी, हाल हिल उठा। राय साहब ने गदगद होकर कहा, मेहता वही कहते हैं जो उनके दिल में है। ओंकारनाथ ने टीका की, लेकिन बातें सभी पुरानी हैं, सड़ी हुई। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। जो 1000 रुपये हर महीने फटकार का विलास में उड़ाता हो, उसमें आत्मबल जैसी वस्तु नहीं रह सकती। यह केवल पुराने विचार की नारियां और पुरुषों को प्रसन्न करने के ढंग हैं। खन्ना ने मालती की ओर देखा। यह क्यों फूली जा रही है? इन्हें तो शर्माना चाहिए। खुर्शीद ने खन्ना को उस्काया। अब तुम भी एक तकरीर कर डालो। खन्ना, नहीं, मेहता तुम्हें उखाड़ फेंकेगा। आधा मैदान तो उसने अभी मार लिया। खन्ना खिसिया कर बोले, मेरी ना कहिए, मैंने ऐसी कितनी चिड़ियाँ फंसा कर छोड़ दी। राय साहब ने खुर्शीद की तरफ आंख मारकर कहा, आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं। सच कहना, कितना चंदा दिया? खन्ना पर झेप छा गई। मैं ऐसे समाजों को चंदे नहीं दिया करता जो कला का ढोंग रचकर दुराचार फैलाते हैं। मेहता का भाषण जारी था। पुरुष कहता है, जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कार हुए वह सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए वह सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीतिक के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इस बड़ों के समूह में मिलकर किया क्या? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और बेमंस की आग भटकाने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़े? राजनीतियों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए हैं और आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की इसी रची हुई संस्कृति में शांति कहाँ, सहयोग कहाँ है? ओंकारनाथ उठकर जाने को हुए। विलासियों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी देह भस्म हो जाती है। खुर्शीद ने उनका हाथ पकड़ लिया और बैठाया। आप भी संपादक जी निरे पोगा ही रहे। अजी यह दुनिया है, जिसके जी में जो आता है बकता है। कुछ लोग सुनते हैं और तालियां बजाते हैं। चलिए, किस्सा खत्म। ऐसे ऐसे बेशुमार मेहते आएंगे और चले जाएंगे और दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। बिगड़ने की कौन सी बात है? असत्य सुनकर मुझसे सहा नहीं जाता। राय साहब ने उन्हें और चढ़ाया। कुल्टा के मुंह से सतियों की सी बात सुनकर किसका जी ना जलेगा? ओंकारनाथ फिर बैठ गए। मेहता का भाषण जारी था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देगा कि वह मानसरोवर को आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? और अगर वह शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगे? हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं, उतने तेज चंगुल नहीं, उतनी तेज आँखें नहीं, उतने तेज पंख नहीं और उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने से उसे सदियों लग जाएंगे, फिर भी वह बाज बन सकेगा या नहीं, इनमें संदेह है। मगर बाज बने या ना बने, पर हंस ना रहेगा। वह हंस तो मोती चुगता है। खुर्शीद ने टीका की।
यह तो शायरों की सी दलीलें हैं। मादाबाज भी उसी तरह शिकार करती है जैसे नरबाज। ओकारनाथ प्रसन्न हो गए। उस पर आप फिलासफर बनते हैं, इसी तर्क के बल पर। खन्ना ने दिल का गुबार निकाला। फिलासफर नहीं, फिलासफर की दुम है। फिलासफर वह है जो ओकारनाथ की बातें पूरी की, जो सत्य से जो भर भी ना टले। खन्ना ने समस्या पूर्ति नहीं, रुचि में सत्यवच नहीं बन जानता। मैं तो फिलासफर उसे कहता हूँ जो फिलासफर हो सच्चा। खुसेर ने दाद दी। फिलासफर की आपने कितनी सच्ची तारीफ की, वाह सुभान अल्लाह। फिलासफर वह है जो फिलासफर हो, क्यों ना हो। मेहता आगे चले। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक। मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक, लेकिन वह विद्या और शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और के पालन में है। क्या आप चाहती हैं वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा, या दफ्तरों में और अदालतों में जवाब और कलम चलाने से? इन नकली प्राकृत विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वह अधिकार छोड़ देना चाहती हैं जो आपको प्रकृति ने दिए हैं। सरोज अब तक बड़ी बहन ने अदब से जब्त किए बैठी थी, अब ना रह गया, फुफकार कर उठी, हमें वोट चाहिए पुरुषों के बराबर। और कई युक्तियों ने हाक लगाई, ओट ओट। ओकारनाथ ने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, नारी जाति की विरोधियों की पगड़ी नीची हो। मालती ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, शांत रहो। जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहते हैं उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। मेहता बोले, वोट नए युग का मायाजाल है, मारीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप ना इधर की होंगी ना उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता। हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन, हमारा घर, वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन सा क्षेत्र? क्या वह पुरुष जहाँ संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती हैं जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है। मिर्जा ने टोका, पुरुषों के जुल्म ने ही उनमें बगावत की यह स्पिरिट पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुषों ने अन्याय किया है, लेकिन उसका यह जवाब नहीं है कि अन्याय को मिटाए, लेकिन अपने को मिटाकर नहीं। मालती बोली, नारियां इसलिए अधिकार चाहती हैं कि उनका सदुपयोग करें और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोकें। मेहता ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलता है और वह आपको मिले हुए हैं। उन अधिकारों के सामने वोट कोई चीज़ नहीं है। मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिमी का आदर्श ले रही हैं, जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वाभिमानी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई हैं। पश्चिमी की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। पश्चिमी में जो चीज़ें अच्छी हैं वह उनसे लीजिए। संस्कृति में जो आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्रियां आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विधंग लालसा ने उसे उच्छृंखल बना दिया है। वह अपने लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही हैं। जब मैं वहाँ की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप या भरी हुई गोल बाहों या
अपने नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वे अपने लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। नारी की इससे अधिक और क्या अधोगति हो सकती है। राय साहब ने तालियां बजाई। हाल तालियों से गूंज उठा जैसे पटाखे की लड़ियां छूट रही हों। मिर्जा साहब ने संपादक जी से कहा, इसका जवाब तो आपके पास भी नहीं ना होगा। संपादक जी ने विरक्त मन से कहा। सारे व्याख्यान में उन्होंने यही एक बात सत्य कही। तब तो आप भी मेहता के मुरीद हुए। जी नहीं, अपने लोगों किसी के मुरीद नहीं होते। मैं उनका जवाब ढूंढ निकालूंगा, बिजली में देखिएगा। इसके माने यह है कि आप हक की तलाश नहीं करते, सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं। राय साहब ने आड़े हाथ लिया। इसी पर आपको अपनी सत्य प्रेम का अभिमान है। संपादक जी अविचल रहे। वकील का काम अपने मुवक्किल का हित देखता है, सत्य या असत्य का निराकरण नहीं। तो यूँ कहिए कि आप औरत के वकील हैं। मैं उन सभी लोगों का वकील हूँ जो निर्बल हैं, निसहाय हैं, पीड़ित हैं, बड़े बेहा हो यार, मेहता जी कह रहे थे। और यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए। उन पुरुषों का जो कायर हैं, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं, जो स्वच्छंद काम कीड़ा की तरंगों में साड़ों की भांति दूसरों की हरी भरी खेतों में मूड़ डालकर अपने कुसंगत लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियों तितलियों बन गईं। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। विशेष कर हमारी शिक्षित बहनों पर वह जादू बड़ी तेजी से चढ़ रहा है। वह गृहिणी का आदर्श त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही हैं। सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगती। अगर वह अपने बारे में स्वतंत्र हैं तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र हैं। युक्तियां अब विवाह को पेशा नहीं बनना चाहती, वह केवल प्रेम के आधार का विवाह करेंगी। जोर से तालियां बजी, विशेषकर अगली पंक्तियों में जहां महिलाएं थीं। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहते हो वह धोखा है, उद्दीपित लालसा का रूप है। उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है, वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्भव है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और सहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों पर का भी कोई असर नहीं पड़ता। जहाँ सेवा का अभाव, वहीं विवाह, विच्छेद, परित्याग, अविश्वास और आपके ऊपर पुरुष जीवन का नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज़्यादा है। आप चाहे तो नौका को आंधी और तूफानों में पार लगा सकती हैं, और आपने असावधानी की तो नौका डूब जाएगी और उसके साथ आप भी डूब जाएंगी। भाषण समाप्त हो गया। विषय विवादग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर देर बहुत हो गई थी, इसलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी। हाँ, यह सूचना दे दी गई कि अगले रविवार को इसी विषय पर कई देवियां अपने विचार प्रकट करेंगी। राय साहब ने मेहता को बधाई दी और अपने मेरे मन की बातें कही हैं। मिस्टर मेहता, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। मालती हंसी। आप क्यों ना बधाई देंगे, चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं। मगर यहाँ सारा उपदेश गरीब नारियों ही के सिर क्यों थोपा जाता है? उन्हीं के सिर क्यों आदर्श और मर्यादा और त्याग सब कुछ पालन करने का भार पटका जाता है? मेहता बोले, इसलिए कि वह बात समझती हैं। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उसके मन की बात समझने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब के यह विचार मुझे तो कोई 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं। मालती ने कटु होकर पूछा, कौन से विचार? यही सेवा और कर्तव्य आदि। तो आपको ये विचार 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते तो कृपा करके अपने ताजे विचार बतलाइए। दंपति कैसे सुखी रह सकते हैं, उसका कोई ताज़ा नुस्खा आपके पास है? खन्ना खिसिया गए
बात कही मालती को खुश करने के लिए और वह तिनक उठी। बोले, यह नुस्खा तो मेहता साहब को मालूम होगा। डॉक्टर साहब ने तो बतला दिया और आपके ख्याल में वह 100 साल पुरानी है तो नया नुस्खा आपको बतलाना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं कि दुनिया में ऐसे बहुत सी बातें हैं जो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। समाज में इस तरह की समस्याएं हमेशा उठती रहती हैं और हमेशा उठती रहेंगी। मिसेज खन्ना बरामदे में चली गई थी। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए पूछा, मेरे भाषण के विषय में आपकी क्या राय है? मिसेज खन्ना ने आंखें झुकाकर कहा, अच्छा था, बहुत अच्छा, मगर अभी आप अविवाहित हैं। तभी नारियों देवियां हैं, श्रेष्ठ हैं, कर्धार हैं। विवाह कर लीजिए तो पूछूंगी अब नारियां क्या हैं। और विवाह आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप विवाह से मुंह चुराने वाले मर्दों को कायर कह चुके हैं। मेहता हंसे। उसी के लिए तो जमीन तैयार कर रहा हूँ। मिस मालती से जोड़ा भी अच्छा है। शर्त यही है कि वह कुछ दिन आपके चरणों में बैठकर आपसे नारी धर्म सीखें। वही स्वार्थी पुरुष की बात। आपने पुरुष कर्तव्य सीख लिया है। यही सोच रहा हूँ किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। मेहता ने कहा मारा। नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य भी आपसे ही सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझसे सीखिए। पहली बात यही है कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा करता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है इसका कारण है पुरुष का इन गुणों में शून्य हो जाना। मिर्जा साहब में आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, मुबारक। मेहता ने प्रश्न की आंखों से देखा। आपको मेरी तकरीर पसंद आई? तकरीर तो खैर जैसी थी वैसी है, मगर कामयाब खूब रही। आपने परी को शीशे में उतार लिया। अपनी तकदीर सराहिए कि जिसने आज तक किसी को मुंह नहीं लगाया वह आपका कलाम पढ़ रही हैं। मिसेस खन्ना दबी जबान से बोली, जब नशा ठहर जाए तो कहिए। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, मेरे जैसे किताब के कीड़े को कौन औरत पसंद करेगी? देवी जी, मैं तो पक्का आदर्शवादी हूँ। मिसेस खन्ना ने अपनी पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गईं। मिर्जा भी बाहर निकल गए। मेहता ने मंच पर से अपनी छड़ी उठाई और बाहर जाना चाहते थे कि मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आग्रह भरी आंखों से बोली, आप अभी नहीं जा सकते, चलिए पापा से आपकी मुलाकात कराऊं और आज वहीं खाना खाइए। मेहता ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, वहाँ सरोज मेरी जान खा जाएगी। मैं इन लड़कियों से बहुत घबराता हूँ। नहीं, मैं जिम्मा लेती हूँ जो वह मुंह भी खोले। अच्छा, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। जी नहीं, यहाँ नहीं होगा। जी नहीं, यह नहीं होगा। मेरी कार सरोज लेकर चल दी। आप मुझे पहुँचाने तो चलेंगे ही। दोनों मेहता की कार में बैठे। कार चली। एक क्षण बाद मेहता ने पूछा, मैंने सुना है खन्ना साहब अपनी बीवी को मारा करते हैं। तब से मुझे उनकी सूरत से नफरत हो गई है। जो आदमी इतनी निर्दयी हो उसे मैं आदमी नहीं समझता। उस पर आप नारी जाति के बड़े हितैषी बनते हैं। तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उद्विग्न होकर बोली, ताली हमेशा 2 हथेलियों से बजती है, आप भूल जाते हैं। मैं तो ऐसी किसी कारण की कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे, चाहे स्त्री कितनी भी बदजबान हो, हाँ कितनी भी, तो आप एक नए किस्म के आदमी हो। अगर मर्द बदमिजाज है तो तुम्हारी राय में उस मर्द पर हंटरों की बौछार करनी चाहिए। क्यों? अब अगले उसमें। नमस्कार।